नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का कालखंड 1824 से 1883 था। वो भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक माने जाते हैं। जहाँ तक स्वामी जी के जीवन परिचय को देखें तो उनका जन्म काठियावाड़ की मोरवी रियासत में टंकारा नामक स्थान पर 1824 में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके गुरु 1860 में मथुरा में उनके गुरु विरजानंद जी मिले और विरजानंद जी ने ही स्वामी दयानंद का नाम स्वामी दयानंद रखा। तो मूल नाम स्वामी दयानंद जी का मूल शंकर था और बाद में उनका नाम स्वामी दयानंद पड़ा। गुरु के आदेश से वो वेदों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में घूमे। 1874 में मुंबई पहुंचे और 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद की दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य। स्वामी जी के चिंतन का मूल स्रोत वेद हैं। स्वामी जी के समस्त चिंतन का मूल स्रोत वेद और वेद आधार वेद हैं। उन्होंने एक घोषणा की थी कि 4 वैदिक संहिताएं महत्वपूर्ण हैं और वेद शाश्वत, शुद्ध और ज्ञान के स्रोत हैं। जहाँ तक स्वामी दयानंद सरस्वती के जहाँ तक स्वामी जी के राजनीतिक विचारों का सवाल है तो उनके जो राजनीतिक विचार थे वो मनु और कौटिल्य से प्रभावित थे। दयानंद की विचारधारा में कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और अमर्यादित शासन के वे स्पष्ट विरोधी हैं। उन्होंने वंशानुगत राजतंत्र का विरोध किया और स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजापालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय निर्वाहों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति ही प्रजा की सम्मति से शासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दयानंद सरस्वती व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मर्यादित शासन की बात करते थे। उनका लक्ष्य था कि प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति का मर्यादित प्रयोग हो। उन्होंने राजा के स्थान पर सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया, राजा शब्द का प्रयोग नहीं किया शासक के लिए। और वो कहते हैं कि सभाध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका संबंधी एवं न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दयानंद सरस्वती ने स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह किया है। उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य ही किया है। उनका विचार है कि व्यक्ति आत्मोन्नति के प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद स्वच्छता के समर्थक नहीं है, स्वच्छंदता के समर्थक नहीं है। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और उन्होंने अपेक्षा की है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। स्वामी दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है वह स्वतंत्रता के साथ ही समानता उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रकार के लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में विश्वास व्यक्त करते हैं। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का उन्होंने प्रतिपादन किया है। दयानंद ने राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्यक्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में दयानंद ने मनु, कौटिल्य आदि के इस विचार को स्वीकार किया है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण और संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्यायसम्मत वितरण राज्य का मूल प्रयोजन है। दयानंद ने स्पष्ट किया है कि शासक प्रजा के कल्याण और उसके हित के रक्षक होने चाहिए। दयानंद सरस्वती सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन की बात करते हैं।
उनका आग्रह है कि ऐसे विशाल राज्य के निर्माण जिसकी मूलभूत इकाई गांव हो। सुखद आश्चर्य की बात यह है कि गांधी से भी पहले दयानंद ने गांवों की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया था। मनुस्मृति के आधार पर गांवों को प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग बनाने पर उन्होंने जोर दिया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए, जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सभी कार्यों को पूरा करें। एक एक गांव में एक एक प्रधान पुरुष रखें और उन्हीं 10 गांवों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 गांवों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 गांवों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 गांवों के ऊपर पांचवा पुरुष रखें। इसके साथ ही प्रशासन की इन सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण हैं तथा ये कार्य उचित रूप से तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में योग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। अतः दयानंद ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या जो है वो योग्य पदाधिकारियों की होनी चाहिए, उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन अधिकारियों के कार्यों, शक्तियों और दायित्वों को भलीभांति परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। दयानंद ने शासकीय अधिकारियों की योग्यता में पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, जितेंद्रियता, साहस, पुरुषार्थ और प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को महत्व दिया है। दयानंद ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य की 3 सभाओं तथा महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो या अकुशलता हो। उन्होंने स्पष्टता प्रतिपादित किया है कि सहस्त्रों अज्ञानी लोगों के मत की तुलना में धर्म को जानने वाले व्यक्ति का मत भी अधिक श्रेयस्कर होता है। उन्होंने राजकीय अधिकारियों को कामजन्य और क्रोधजन्य से बचने का परामर्श दिया है। न्याय और दंड व्यवस्था और कर व्यवस्था के संबंध में भी दयानंद के विचार हैं। उनके अनुसार न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। मनुस्मृति के विचार को अपनाते हुए दयानंद ने अपेक्षा की है कि न्यायिक शक्तियों का उपयोग धर्म के अनुकूल व पक्षपात रहित होकर करना चाहिए। दयानंद ने न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं की है। न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए। दयानंद के अनुसार धर्म सभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा उन्होंने अपेक्षा की है कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम व अनुल्लंघनीय समझा जाना चाहिए। दयानंद ने विचार व्यक्त किया है कि न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर भी आधारित होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों को स्वीकार करते हैं तथा उन्होंने मनु के इस विचार को दोहराया है कि न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करने वाले तथा पक्षपात करने वाले न्यायाधीशों को दंडित किया जाना चाहिए। दयानंद ने कर व्यवस्था के संबंध में सामान्यतः मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का ही समर्थन किया है। उनका विचार है कि कर लगाने के प्रसंग में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए तथा प्रजा पर अधिक मात्रा में अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती सार्वभौम मानवतावाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक थे। स्वामी दयानंद ने हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे, भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव था और इस दृष्टि से वे सार्वभौम मानवतावाद के पुजारी थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मतों का खंडन किया, लेकिन इस कार्य में न किसी प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण था और न ही द्वेष भाव। उनको केवल आपत्ति ये थी कि ये तत्व हिंदू धर्म पर आक्रमण न करें। स्वामी दयानंद धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे।
इसलिए उन्होंने प्राणी मात्र के हित के लिए अपनी बात कही है। 1883 में उन्होंने दिल्ली में सभी धर्मों की सभा का आयोजन किया और इसमें हिंदू मुसलमान की एकता पर बल दिया और उपदेश दिया कि सभी धर्म अपने विविध मान्यताओं के साथ जीवित रह सकते हैं। उनका उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति था। दयानंद में मानवता और विश्व बंधुत्व के प्रति अद्भुत लगन थी और उनकी पूर्ति की दिशा में कार्य करने में उन्हें सदैव प्रसन्नता होती थी। दयानंद के राजनीतिक चिंतन में आधुनिकता और प्रगतिशीलता के तत्व निहित हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो राजनीतिक विचार थे वो मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह करते हैं, स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं, व्यक्ति के औपचारिक अधिकारों का प्रतिपादन न करते हुए भी व्यक्ति के समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं, राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन की बात करते हैं, सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह करते हैं, सार्वभौम मानवतावाद की बात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के इन महत्वपूर्ण विचारों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने न केवल शिक्षा और सामाजिक चिंतन में उनका योगदान था, बल्कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का भी उनका एक विशिष्ट स्थान था। और इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद जो है वो राजनीतिक चिंतन में उनके जितने भी विचार थे उसमें आधुनिकता भी है और प्रगतिशीलता भी। और सबसे बढ़कर ये बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो सत्यार्थ, प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य की भूमिका में वो ये कहते हैं कि वो विवेक शून्य अंधविश्वास और परंपरावादों के विरुद्ध है, निर्भीकता और कर्तव्य पालन का वो संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति में एक निर्भीकता होनी चाहिए और कर्तव्य पालन भी होना चाहिए। वो व्यक्तियों के सदैव दुष्टों का दमन और विरोध करने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। वो देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग की भी बात करते हैं। तो दयानंद के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग और उत्कृष्ट प्रेम था। वो भारत को आर्यव्रत की संज्ञा देते हैं। सामाजिक क्षमता को श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं अधिक अच्छी है, उसमें आत्मोत्सर्ग, सार्वजनिक हित की भावना, साहस और सत्ता के प्रति आज्ञा पालन का भाव और देशभक्ति है। स्वामी दयानंद के आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया गया। गहरी देशभक्ति की भावना के आधार पर उन्होंने भारत की निर्धनता दूर करने के निमित्त खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दलितोद्धार तथा जाति पाति का उन्होंने खंडन किया। और यद्यपि आर्य समाज एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज से भारत के राजनीतिक आंदोलन को अनेक प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता मिले हैं। लाला लाजपत राय मूलतः आर्य समाजी ही थे। तिलक और अरविंद घोष पर स्वामी जी के विचारों का प्रभाव था। श्याम जी कृष्ण वर्मा उनके दयानंद सरस्वती के शिष्य और मित्र थे। और इस प्रकार इन सभी ने अपने कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और भौतिक पृष्ठभूमि तैयार करने का काम किया। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका हमेशा स्मरणीय रहेगी। तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती के इन राजनीतिक विचारों को तैयार करें, और इसमें कोई दिक्कत हो तो हम जब मिलेंगे तो पुनः इस पर बात करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।